अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉस्मोस एकेडमी। FGE या EST जॉब का जो इवनिंग का जो पेपर था, जो बैच 2 का पेपर था, आज हम उसका इंग्लिश पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो हमारी जो वीडियो है वो कुछ लेट आ रही है क्योंकि पेपर 23 फरवरी को हो चुका है और मेरी जो वीडियो है वो 2 मार्च को आ रही है। तो इसकी रीज़न ये थी कि कुछ मसरूफियात भी थी और इसके अलावा जो मेरा यही था कि जो भी मैं आपके साथ आंसर शेयर करूँ वो ऑथेंटिक हों, तो उनको पढ़ के उन पर रिसर्च करके जो ऑथेंटिक जवाब हो वो यहाँ पर आपको वो दिया जाए। तो जब आप ऑथेंटिक काम करते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम भी लगता है। तो इंशाल्लाह ताला ये जो भी आपको सवालात के जवाब दिए जाएंगे ये बिल्कुल ये ऑथेंटिक आंसर हैं और ये ही FGEI की जो ऑफिशियल जो आंसर की आएगी, जो रिज़ल्ट आएगा आप उनके साथ आपका मैच भी करेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला क्वेश्चन था ये ना, आपने याद रखना कि ये इवनिंग का पेपर है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ। और दूसरी बात ये भी है कि मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि जिस तरह बाकी अकेडमीज क्या करती हैं कि सिर्फ वो स्टेटमेंट जो सवाल होता है ना उसके स्टेटमेंट है वो बता देती हैं और सवाल का जवाब बस दे देती हैं। कुछ अकेडमीज वो ABCD वो बस बता देती हैं। तो मेरी ये कोशिश होती है कि जब भी आपके सामने वो मैं पेपर का सोल्यूशन आपको दूं तो उसमें सवाल भी हो और ऑप्शंस भी हों, क्योंकि जब ऑप्शंस आपके पास होती हैं तो फिर आपको वो क्लियर आइडिया आता है कि पेपर में सवाल किस तरह का पूछा गया था, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ ब्रेक नेक। अब ये जो सवाल आया है इंग्लिश ग्रामर का, पहले 10 सवाल आते हैं, एक सवाल 2 नंबर का था, ब्रेक नेक का क्या सिनोनिम है। तो आपको तैयारी अगर जो स्टूडेंट कर रहे हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स की, तो उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप जब भी कोई वर्ड है जिसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स आप याद करती हैं तो 5 से 10 वर्ड आप लाजमी किया करें। अब अगर आपने ब्रेक नेक का आपने वो सिनोनिम्स और सिनोनिम भी किया करें और एंटोनिम भी किया, दोनों किया करें, क्योंकि पेपर में दोनों पूछे जाती हैं। और ये भी आपको बातें कोई भी अकेडमी वाला आपको नहीं बताएगा। तो इसके 5 से 10 वर्ड जो है ना वो आपने सिनोनिम्स के करने हैं और 5 से 10 वर्ड आपने एंटोनिम्स के करने हैं। सिर्फ एक वर्ड करना काफ़ी नहीं होता। और ये नहीं होता कि वोकैबलरी का कोई गैस होता, वोकैबलरी का कोई गैस नहीं होता। जो भी अकेडमीज या टीचर आपको बोलते हैं कि यहाँ से कर लो वहाँ से कर लो, वो जस्ट आपको गलत गाइड कर रहे हैं, मिस गाइड कर रहे हैं। वोकैबलरी का ज़ख़ीरा अनलिमिटेड है, तो इसलिए इसका कोई गैस नहीं होता। तो इसको करने का तरीक़ेकार क्या होता है, पास पेपर में जो वर्ड्स आए हैं उनसे रिलेटेड आप क्या करें, 5 से 10 वर्ड आप सिनोनिम्स करते चले जाएं, एंटोनिम्स के भी और सिनोनिम्स के भी, दोनों के। अब जरूरी नहीं है कि ये वर्ड ब्रेक नेक आया है तो दोबारा पेपर में ये वर्ड आएगा, नहीं। इसके जो सिनोनिम्स आपने किए होंगे वो वर्ड आ सकता है, इसके जो आपने एंटोनिम्स किए होंगे वो वर्ड आ सकता है। बात समझ आ रही है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है रैपिड, ठीक है। तो और ये भी पेपर में आ सकता है कि ब्रेक नेक क्या है, ये एक एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव वो डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि फिर वीडियो की जो ड्यूरेशन है वो लंबी हो जाती है। तो इसके सिनोनिम्स यहाँ पर मैंने जो फेमस है जो पेपर में आ सकते हैं वो यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। रैपिड, ब्रिस्क, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। तो आप कोई भी 5 से 10 सिनोनिम्स आप उसको लाजमी करें। अब पेपर में भी नेक्स्ट टाइम ये वाला वर्ड आ जाए, वो पूछे जी इसका सिनोनिम बताओ, इसका सिनोनिम बताओ, इसका एंटोनिम बताओ, इसका सिनोनिम, इसका एंटोनिम, कुछ भी पूछ सकता है। तो इसलिए और ये वैसे भी ना क्या वो आपके कंफर्म मार्क्स नहीं होते वोकैबलरी वाले, क्योंकि ये मोस्टली आपका तुक्का ही जाता है, ठीक है। लेकिन ज़ाहिर है कि जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ऐसा ऐसा आपकी जो वोकैबलरी का जो ज़ख़ीरा वो बिल्डअप होगा। तो वोकैबलरी में आपको परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि जो हाल आपके वो ये 19-20 करके बाकी स्टूडेंट्स का वो हाल होता है। तो इसमें आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना। और वीडियो के अगर आप इस जो पेपर का जो सोल्यूशन है वो आप PDF में हासिल करना चाहती हैं तो ये WhatsApp नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके आप इस पेपर का जो सोल्यूशन PDF में वो ले सकते हैं। क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म पर आपको सिर्फ सवाल का जवाब सही जवाब नहीं सिर्फ बताया जाएगा, बल्कि आपको डिटेल भी बताई जाएगी कि जो सवाल सही है वो सही क्यों है और जो सवाल गलत है वो गलत क्यों है। क्योंकि जब आपको ये रीज़न पता चल जाती है ना कि सवाल सही वाला सही क्यों है और गलत वाला गलत क्यों है, फिर आपकी तैयारी अच्छी होती है। अगर आप सिर्फ ये कर रहे हैं कि सवाल का सही जवाब क्या है, दूसरे का सवाल सही जवाब क्या है, फलाने का सही जवाब क्या है, तो इस तरह अगर आप करते रहेंगे तो ये रट्टे में आता है।
तो कंपेटिटिव एग्जाम में फिर आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। कंपेटिटिव एग्जाम में आप तभी सर्वाइव कर पाएंगे जब आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे होंगे। कंसेप्ट तभी आपके अच्छे होंगे जब आपको रीजन का पता होगा, ठीक है। कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट प्रपोजिशन। तो प्रपोजिशन आया है शी राइट्स डैश ब्लू इंक। तो इसका करेक्ट आंसर है इन। इन क्यों लगेगा? अब आपको रीजन का भी पता होना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हमें इस सवाल का सही जवाब पता चलेगा, उसको याद कर लेती हैं। उनका जो लेवल वो इतना डाउन चला जाता है, वो सवालों को याद करना शुरू कर देती हैं। वो इस बात को भूल जाते हैं ये कोई बोर्ड का पेपर नहीं है कि इसने दोबारा रिपीट होना, नहीं, कंसेप्ट पे वो फोकस ही नहीं करते। तो देखिए कंसेप्ट इसका क्या है, व्हेन वी यूज पेन, जब आप पेन से वो लिखती हैं तो आप उसके अंदर बेसिकली जो इंक होती है वो आप यूज करके लिखती हैं। पेन को वो बजाते खुद आप इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। पेन के अंदर जो इंक होती है तभी आप लिख सकते हैं, अगर इंक निकाल दें तो फिर आप नहीं लिख सकते। तो इसलिए फिर आप क्या यूज करेंगे, आप इन का वर्ड यूज करेंगे। अगर आप जो कच्ची पेंसिल होती है वो अगर आप यूज करेंगे, क्योंकि वहां पर आप पेंसिल से लिख रही होती हैं, तो वहां पर फिर आपने क्या यूज करना, वहां पर आपने विद इस्तेमाल करना है, ठीक हो गया। तो आई राइट इन इंक और आई राइट विद द पेंसिल, दोनों ठीक है। इसका मतलब यहां पर पेन यूज किया गया, इसका मतलब यहां पर पेंसिल यूज की गई है। थर्ड है चेंज द वॉइस। एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन आया है आई नो हिम। तो आप जानते हैं जब आपने ये एक्टिव है, जब आपने इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है तो आपने क्या करना है, इसको आपने सब्जेक्ट बना देना है और इसको आपने ऑब्जेक्ट बना देना है। तो इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा, इसका सब्जेक्ट बनेगा ही और इसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, आई माई मी। तो आपने ऑब्जेक्टिव केस आपने लेना होता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बना होता है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या से होता है, आई माई मी। तो इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, तो आई को आपने लिख देना मी, ठीक हो गया, क्योंकि इसने ऑब्जेक्ट बनना है, इसने सब्जेक्ट बनना है। तो आई का जो ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है, आई माई मी, तीन होते हैं, आई माई और मी, ये आपको जुबानी याद होने चाहिए। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। तो फिर आएगा ये, इसकी जगह पर आ जाएगा मी और ये आ जाएगा ही। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ही इज नाउन। थर्ड फॉर्म आपने हमेशा लगानी होती है जब आप ऐसे में कन्वर्ट करते हैं, हमेशा आपने थर्ड फॉर्म लगाती हैं। इसको पास पार्टिसिपल भी बोलते हैं थर्ड फॉर्म को, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ही इज नाउन। प्रेपोजिशन आपने फिर क्या यूज करनी होती है, टू यूज करनी होती है, ठीक है। ही इज नाउन टू मी, ठीक हो गया। तो इसको करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। डिटेल आप इसको पढ़ लीजिएगा जब जिसके पास ये पीडीएफ फाइल जाएगी। चेंज द इनटू इनडायरेक्ट, इसको आपने, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट से अब आया है, तो इसको आपने करना है इनडायरेक्ट फॉर्म में, आपने इसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपको रूल याद होना चाहिए कि जब भी सेड टू का वर्ड होगा तो उसको आपने क्या करना है, उसको आपने आस्क्ड में कन्वर्ट कर देना है, ठीक हो गया। तो ये सेट टू की जगह पर क्या आ गया, सेट टू की जगह पर आ गया आस्क्ड। ये आपने हमेशा करना होता है। द क्वेश्चन डू यू राइस, तो ये यस नो वाला क्वेश्चन है। तो जब यस नो वाले क्वेश्चन आएंगे तो या आप इफ लगाते हैं या आप वेदर लगाती हैं, जो भी आपकी मर्जी हो। तो दो बातें आपको ये रूल आपने याद करनी है। तो यहां पर फिर आपको पता होगा कि इफ लगाना है, ठीक है, बाकी वैसे रहेगा। सेट टू की यहाँ पर आ गया आस्क्ड, ही आस्क्ड मी, फिर आके ये अपोस्ट्रोफ को खत्म करके यहां पर आ जाएगा इफ। फिर बाकी क्या रह गया, डू यू लाइक राइस, तो उसकी जब हमने वो लगा दी इफ, आप आपने इसको कन्वर्ट करना है, डू यू लाइक राइस। तो इनडायरेक्ट में भी आपने क्या करना है, आपने थर्ड फॉर्म यूज करनी है। लाइक है तो आपने इसको क्या कन्वर्ट कर दिया लाइक्ड, ठीक है। तो आ गया लाइक्ड। तो यू की जगह पर आप क्या यूज करेंगे, आप आई यूज करेंगे, ठीक। और बाकी वैसे ही डू यू लाइक राइस से आएगा ही आस्क्ड मी इफ आई लाइक्ड राइस, ठीक हो गया। क्योंकि आप इनडायरेक्ट स्पीच से बात कर रहे हैं इसलिए आप यू की यहां पर आई यूज करेंगे। क्योंकि आप बोलेंगे उसने मेरे से पूछा कि क्या मैं यूज करता हूं, तो यहां पर सारा मैं का वर्ड यूज हो रहा है, तुम वाला वर्ड वो यूज नहीं हो रहा, इसलिए यहां पर आई लगेगा। इफ आई हैड वर्कड हार्ड, ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, इसकी चार टाइप्स होती हैं, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3।
तो चारों जो है ना कंडीशंस आपको, इनके फार्मूले आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो अगर फिक्रे के पहले हिस्से में ये आ जाता है इफ आई हैड वर्कड हार्ड, तो ये कौन सा सेंटेंस है, ये टाइप 3 वाला सेंटेंस है। अगर आ जाता है फिक्रे के पहले हिस्से में पास परफेक्ट, तो फिक्रे के सेकंड हिस्से में क्या आता है, वुड, आप वुड प्लस हैव आपने लगाना होता है। अगर पास परफेक्ट आ जाए फिर आपने दूसरे पार्ट में वुड हैव लगाना होता है। अगर सिंपल पास्ट आए तो फिर आपने सिर्फ वुड लगाना होता है, ठीक है। अगर पास्ट परफेक्ट आए तो वुड हैव, अगर सिंपल पास्ट आए तो वुड। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी है, इफ आई फाउंड आवर एड्रेस, ये सिंपल पास्ट सेंटेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, तो यहाँ पर आपने वुड के साथ आपने आगे उसकी वर्ब लगा दी, ठीक है। यहाँ पर आ गया है पास्ट परफेक्ट क्योंकि हैड का इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पर आपने वुड हैव आपने लगाना है। तो फिर इसका क्योंकि हैड है तो यहाँ पर वुड हैव इसका करेक्ट आंसर होगा। वुड हैव आएगा, वुड हैड नहीं, सॉरी वुड हैव आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। यहां से आप इसको मजीद आप इसको देख सकते हैं। परसीमन इज द डैश, तो ये पूछा गया था वेजिटेबल होती है, ब्रेड होती है, स्टार होती है या फ्रूट होती है, तो ये फ्रूट होता है। और ये आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इसको खाते भी हैं। पंजाबी में इसको कहते हैं जापानी फल, तो इंग्लिश में इसका नाम क्या है, परसीमन। अब वो स्टूडेंट जो अभी इसको वीडियो को देख रहे होंगे वो पछता रहे होंगे कि ये तो हमें पता था कि ये तो फ्रूट होता है, सिर्फ हमें ये नहीं पता इसको इंग्लिश में कहते क्या हैं। तो बहुत से स्टूडेंट ने वेजिटेबल लगाया हुआ है। तो परसीमन क्या है, ये जापान का नेशनल फ्रूट है, इसको पाकिस्तान में जापानी फल कहा जाता है। 7 है चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो इसका जो करेक्ट स्पेलिंग वो हमारे पास क्या बनती हैं, मॉर्टेज, ये आप प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, ये उर्दू में आई थिंक कोई मिस्टेक होगी। इट रेफर्स टू अ लोन टेकन आउट टू बाय प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए जो लोन लिया जाता है उसको आप मॉर्टगेज बोलते हैं, ठीक है, जो इंस्टॉलमेंट्स में वापस किया जाता है। अगर आपने ज़मीन खरीदनी है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो जो आप लोन लेंगे उसको आप मॉर्टगेज बोलेंगे और वापस आपने इंस्टॉलमेंट में करना होता है। इसकी ये करेक्ट स्पेलिंग है। वर्ड्स हैव नो लिंक विद देयर मीनिंग्स, तो ऐसे वर्ड ये जो जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, वर्ड्स हैव नो लिंक विद देयर मीनिंग्स, आपस में उनका कोई मीनिंग नहीं होता। एक ही लफ्ज़ होता है, उसके कई सारे जो है ना वो उसके वो मतलब वो उनको पुकारा जाता है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में उनके डिफरेंट नाम होते हैं, लेकिन उनका आपस में कोई लिंक नहीं होता। इसको क्या बोलते हैं, इसको आप आर्बिट्रेरीनेस बोलते हैं, ठीक है, कि एक ही चीज़ के कई नाम होते हैं, उनका कोई आपस में लिंक नहीं होता। बाकी आप इसको देख सकते हैं। एलिट्रेशन क्या होती है, पर्सोनिफिकेशन होती है कि आप जो बेजान चीज़ें उनको आप एज अ लिविंग थिंग आप उनको ट्रीट करते हैं। जो नॉन लिविंग थिंग्स है जैसे सन है, सन नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन आप कहते हैं ना सूरज मशरक से तुलू होता है, मौत हर तरफ तबाही मचा दी, तो मौत के नॉन लिविंग थिंग है। लेकिन आप इसको जब आप स्पीक वो बोलती हैं तो आप इसको एज अ लिविंग थिंग ट्रीट करते हैं, इसको बोलते हैं पर्सोनिफाई। एलिट्रेशन क्या होती है, रेफर्स टू द रेपिटेशन ऑफ इनिशियल कंसोनेंट साउंड इन अ सीरीज ऑफ वर्ड, के कंसोनेंट साउंड की वो डिफरेंट वो रेपिटेशन होती है। तो रिमोटनेस यहाँ पर वो यूज़ नहीं होता कंसेप्ट, क्योंकि इसका मतलब है फार अवे, यहाँ पर अनरिलेटेड ये कंसेप्ट है यहाँ पर। 9 आइडेंटिफाई द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये तो बहुत इजी था। एक्सक्लेमेटरी सेंस वो होता है ये वाला साइन, तो जिसके साथ हो वो हमारा क्या बन जाता है, वो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनता है। तो ये तो मुफ्त का नंबर था सब क्या। बाकी जो सेंटेंसेस थे, स्टॉप टॉकिंग राइट नाउ, ये कमांड दी जा रही थी कि बात करना बंद करो, तो ये कमांड वाला इंपेरेटिव सेंटेंस था। आई लाइक आइसक्रीम, ये सिंपल आपने बात की है तो इसको आप डेक्लरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। आर यू कमिंग विद अस, यहाँ पर आप सवाल पूछ रहे हैं, इसको आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और जब आप अपनी फीलिंग का इजहार करना तो फिर आप एपोस्ट्रोफ का साइन लगाते हैं, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और लास्ट क्वेश्चन आज का, क्योंकि हमने सिर्फ अभी पार्ट वाइज हम इसको करेंगे
क्योंकि मेरी यही कोशिश होती है कि डिटेल से चीज़ों को बताऊं, तो वीडियो की लेंथ लंबी हो जाती है। तो इस वीडियो में सिर्फ हमने इंग्लिश ग्रामर का जो पोर्शन था इवनिंग बैच का, सिर्फ हमने उसको डिस्कस किया है, और वो भी 14-15 मिनट हो गए हैं। बाकी अकेडमीज वाले वो 1-2 मिनट में वीडियो को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि वो उन्होंने खाना पूरी करनी होती है, आपको नॉलेज नहीं देना होता। मेरा मकसद ये होता है कि आपकी खाना पूरी ना करो, बल्कि आपको नॉलेज दूँ, क्योंकि जब आप वीडियो देख रही हो तो कुछ ना कुछ आप हासिल करके जाएँ। ये नहीं होता कि जस्ट आपको वो पेपर में 2 से 3 मिनट में आपको वो सोल्यूशन बता रहे हैं, इसका बोलें इसका ये आंसर, इसका ये आंसर है, तो ये कोई यहाँ से आपको नॉलेज नहीं मिलता, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं आपको पेपर में होना। सवालों के सही जवाब मिल जाने से आपको पेपर में कोई फ़ायदा, ज़रा फ़ायदा, 0% आपको फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा तब होता है जब आपको कंसेप्ट मिलता है, ठीक है, ये आपको भी समझ होनी चाहिए। और लास्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द बेस्ट एंटोनिम फॉर फॉर्टिट्यूड। तो अगेन क्या आ गया, एंटोनिम आ गया, तो आपने इससे 5 से 10 इसके आपने एंटोनिम्स भी करने हैं और सिनोनिम्स भी आपने करने हैं, ठीक हो गया। तो होप सो आज के लेक्चर से आपके नॉलेज में कुछ ना कुछ इजाफा होगा। अगर आपने ये फील करती हैं कि हमने बड़ी मेहनत से इसके सोल्यूशन बनाए और ऑथेंटिक सोल्यूशन बनाए हैं, तो हमारे फिर चैनल को आपको सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। और ऐसे ही हमारे चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशनल वीडियोस आपको दी जाएंगी, जो बाकी अकेडमीज आपको भारी फीस से लेकर आपको प्रोवाइड करती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको अकेडमी पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दी जाएंगी। अगर आप ईमानदारी से तैयारी करेंगे तो हमारे चैनल की वीडियो देखकर आप अपनी जॉब को हासिल कर सकती हैं। तो वीडियो को लाइक भी करें, वो आगे शेयर भी करें, और जो भी आपके सवालात वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। तो नेक्स्ट में फिर हम इवनिंग बैच ही के पेपर को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इसका जो पोर्शन होगा वो आपको सॉल्व करके इसी तरह उसके सोल्यूशन हम आपको बना के देंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।